दिल्ली के युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने 400 करोड़ रुपए की एक नई धमाकेदार स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दी है। 16 जुलाई 2026 को आई इस पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों में 400 करोड़ से ज्यादा का फंड इनोवेशन, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स पर खर्च किया जाएगा। स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर प्रोडक्ट बनाने और उसे मार्केट में बेचने के लिए माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग मिलेगी। इस पूरे सिस्टम की निगरानी SIPMC कमेटी करेगी। साथ ही इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक दिल्ली स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा, जहां इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप सीधे मिल सकेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी युद्ध के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 16 जुलाई 2026 को हुए एक कॉन्क्लेव में उन्होंने साफ किया कि सेना के मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए सड़कें और टनल्स बेहद जरूरी हैं। इस काम को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO संभालता है, जिसने अटल टनल, सेला टनल और अमलिंगला पास जैसे कई बड़े इंजीनियरिंग अजूबे बनाए हैं। सरकार अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन दूर दराज के इलाकों को देश का पहला गाँव मानकर वहाँ डिजिटल और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है। ICMR ने मेडिकल फील्ड में एक बड़ा रिवॉल्यूशन करते हुए ड्रोन के जरिए TB सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने का सफल ट्रायल किया है। इस iDrone इनिशिएटिव के तहत ड्रोन की मदद से TB डायग्नोसिस का समय 15 दिनों से घटकर सिर्फ 5 दिन रह गया है, जिससे मरीजों को बहुत जल्दी इलाज मिल सकेगा। ड्रोन सर्विस की वजह से मरीजों का खर्च 9,451 रुपए से घटकर सिर्फ 91 रुपए रह गया है। ये नेटवर्क 11 PHCs और 60 सब सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। TB खत्म करने के लिए नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम में ड्रोन टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होगी। नीति आयोग ने भारत को बायो सेक्टर में ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए 50,000 करोड़ के बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव रखा है। 16 जुलाई 2026 को जारी इस रोड मैप का लक्ष्य भारत की बायो इकोनॉमी को 2035 तक 691 बिलियन तक पहुंचाना है। इस बड़े प्लान में बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक PLI स्कीम और 6 नेशनल मिशन शामिल हैं, जिससे कंपनियों को सरकारी मदद और जल्दी मंजूरियां मिलेंगी। भारत 2035 तक दुनिया की टॉप 3 बायोटेक ताकतों में शामिल हो जाएगा, जिससे देश में 3 करोड़ से ज्यादा हाई वैल्यू जॉब्स होंगे। ऑल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, 135वें इंडियन ऑयल डूरंट कप का ट्रॉफी टूर गुवाहाटी पहुंच गया है, जहां ऐतिहासिक ट्रॉफियों का ग्रैंड अनवेलिंग किया गया है। ये टूर्नामेंट 25 जुलाई से 23 अगस्त तक देश के 5 शहरों में खेला जाएगा। गुवाहाटी में ग्रुप F के 6 मुकाबले 1 अगस्त से शुरू होंगे। 2 दिनों के इस ट्रॉफी टूर में इसे असम विधानसभा, IIT गुवाहाटी और लाचित बोरफुकन स्टैच्यू जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। 1888 से जारी डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। असम लगातार 5वें साल इसकी मेजबानी कर रहा है। इंडियन नेवी कोची में एक बड़ा मल्टीनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होस्ट करने जा रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2062। 20 से 23 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस 4 डे एक्सरसाइज में करीब 25 से 47 देशों की नौसेना हिस्सा लेंगी। 2026 में भारत ने CTF 154 की कमान संभाली थी। इस बार ट्रेनिंग में एंटी ड्रग्स ऑपरेशंस और अनक्रूड सिस्टम्स पर फोकस होगा। केरल के कोच्चि में स्थित ये कमांड इंडियन नेवी का एक मुख्य ट्रेनिंग कमांड है, जो इस मेगा ड्रिल के जरिए दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। संसद के मॉनसून सेशन में वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा बिल पेश होने जा रहा है। 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे सेशन में इस नए अमेंडमेंट के जरिए वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। 9 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में जनगणमन से पहले वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाएं या बजाए जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 107 के तहत आने वाले इस कदम से हमारे राष्ट्रीय गीतों और प्रतीकों के सम्मान को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। MSMEs के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली में उन्हें एक्सपोर्ट सिखाने के लिए गोइंग ग्लोबल नाम की एक स्पेशल गाइड बुक लॉन्च की गई है। 16 जुलाई 2026 को लॉन्च हुई ये बुक MSMEs को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिकल जानकारी देगी। इस इवेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर बात हुई। साथ ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए एक एडवाइजरी सेल के बारे में बताया गया। ये गाइड छोटे बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में उतरने और सही बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगी। ने न्यू दिल्ली में अपने 98th फाउंडेशन डे पर विकसित कृषि और समृद्ध किसान का एक बड़ा रोड मैप जारी किया है। 16 जुलाई 2026 को आए इस प्लान का मकसद क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाली फार्मिंग तैयार करना और 100 मिलियन फार्मर्स तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना है। इस इवेंट पर 43 न्यू क्रॉप वेराइटीज और 17 नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च की गई हैं। 1929 में बना आईकार अब फार्मिंग में रोबोटिक्स, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ाएगा, जिससे देश के किसान डिजिटल टूल से जुड़ सकें।
भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पहली बार देश का इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP जारी किया है। 14 जुलाई 2026 को जारी इस पहले ट्रायल इंडेक्स में 19 सर्विस सेक्टर शामिल किए गए हैं, जो हमारी 60% सर्विस इकोनॉमी को दर्शाते हैं। अप्रैल 2026 में होटल फूड सेक्टर 37.2% और रिटेल 30.8% बढ़ा, जबकि हवाई परिवहन में हल्की गिरावट रही। ये नया इंडेक्स औद्योगिक क्षेत्र के IIP इंडेक्स की तरह काम करेगा। अब से हर महीने की 29 तारीख को इसके आंकड़े जारी किए जाएं। दिल्ली में देश के सबसे बड़े कपड़ा मेले भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। ये शानदार प्रदर्शनी 14 से 17 जुलाई तक चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के सहयोग से आयोजित इस तीसरे एडिशन में 20 से ज्यादा देशों के 1,30,000 से अधिक कारोबारी और खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। इस बड़े मेले में 4,000 से ज्यादा बिजनेस बैठकें और 30 से अधिक समझौते होने वाले हैं। ये आयोजन PM के 5F विजन पर आधारित है। मेले का मुख्य फोकस सस्टेनेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी पर है, जो भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देगा। भारत सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बंधुआ मजदूरी यानी जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिफिकेशन के जरिए DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 में एक नया नियम पैराग्राफ 2.20B जोड़ा है। बंधुआ मजदूरी की परिभाषा ILO कन्वेंशन 1930 के अनुसार तय की गई है। अब DGFT ऐसे सामानों की जांच कर उन्हें भारत में आने से रोक सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर की मंजूरी के बाद ये नया नियम ग्लोबल सप्लाई चेन में लेबर स्टैंडर्ड्स को मजबूत करेगा और भारत को एक जिम्मेदार व्यापारिक देश के रूप में स्थापित करेगा। आयोग ने वोटर लिस्ट के काम में लगे सभी बूथ लेवल अधिकारियों, BLOs और सुपरवाइजरों के लिए 6,000 रुपए के विशेष मानदेय को मंजूरी दी है। ये लमसम अमाउंट देश के 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में घर घर जाकर वोटरों की जांच करने वाले कर्मचारियों को उनकी सालाना सैलरी के अलावा दी जाएगी। सिर्फ दिल्ली में ही 1.45 करोड़ वोटरों की जांच के लिए 13,000 से ज्यादा BLO लगाए गए हैं। पूरे देश में करीब 4 लाख BLO इस काम को संभाल रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत काम करने वाले चुनाव आयोग ने बताया कि नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को और फाइनल लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 26 करोड़ रुपए का बड़ा इंसेंटिव यानी बोनस मंजूर किया है। ये बोनस नासिक निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए के क्लीन गोदावरी बॉन्ड के सफल होने पर मिला है, जो बाजार में करीब 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस पैसे का इस्तेमाल 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले जरूरी कामों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के बाद नासिक ये कामयाबी पाने वाला तीसरा शहर है। इस फंड से कुंभ मेले से पहले नासिक का कायाकल्प करने में बड़ी मदद मिलेगी। तमिलनाडु के प्रसिद्ध पिचावरम मैंग्रोव जंगल की असली कीमत सामने आई है। इसकी पर्यावरण सेवाओं का मूल्य 2,485 करोड़ आंका गया है। इस मूल्यांकन के अनुसार 1 हेक्टेयर जंगल की आर्थिक कीमत 1.83 करोड़ है। इसमें कार्बन को सोखना, मछली पालन और तटीय सुरक्षा शामिल है। इस जंगल में 1612 करोड़ का ब्लू कार्बन जमा है। साथ ही नाबार्ड की मदद से यहाँ के स्थानीय इरूला आदिवासी समुदाय के लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। 1971 के रामसर समझौते के तहत सुरक्षित ये सुंदर वेटलैंड हमारे पर्यावरण के लिए वरदान है, जिसे प्रदूषण और इंसानी दखल से बचाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना में मिलने वाली सब्सिडी को 2 गुना कर दिया है। अब महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर वाहन की कुल कीमत का 40% सब्सिडी के रूप में मिलेगा। पहले ये सिर्फ 20% था। मुंबई में ई-रिक्शा के लिए समर्पित रास्ते चुने जाएंगे, जो लोगों को मुख्य स्टेशनों से घर तक कनेक्टिविटी देंगे। सब्सिडी का काम पुणे ऑफिस से होगा। इस बड़े फैसले से राज्य की हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2026 तक देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी सोशल सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। इस नेटवर्क में EPFO के 8 करोड़ मेंबर्स, ESIC से जुड़े 15 करोड़ लोग और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 31 करोड़ मजदूर शामिल हैं। हाल ही में 50,000 करोड़ की नई कल्याणकारी योजना का ऐलान हुआ है, जो गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी मदद देगी। इस बड़े सुधार के साथ भारत का ये सोशल सुरक्षा नेटवर्क हर नागरिक को बुढ़ापे और बीमारी में सुरक्षा देता है। भारत 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए 7 सदस्य देशों के बीच बड़ी चर्चा होगी। भारत इससे पहले 2022 और 2025 में भी साइबर सुरक्षा पर बड़ी बैठकें आयोजित कर चुका है। साथ ही अप्रैल में एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी हुआ था। 1997 में बने इस संगठन का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों में सुरक्षा, व्यापार और आपसी तालमेल को मजबूत
मजबूत बनाना है। के रविंद्र सदन में 31वें दिव्य कला मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 22 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस मेले का उद्घाटन किया। यहाँ दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए अनोखे सामान और कलाकृतियाँ मौजूद हैं। ये पहली बार है जब केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर इस मेले को आयोजित कर रहे हैं। यहाँ करीब 40 स्टॉल लगाए गए हैं। ये मेला दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने 11 जुलाई 2026 को जंगली मधुमक्खियों की 2 बिल्कुल नई प्रजातियों की खोज की है। ये खोज बेंगलुरु की संस्था एट्री ने अपनी सियांग यात्रा के दौरान की है। इनका नाम एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा आदि रखे गए हैं। इनमें से एक का नाम वहाँ के स्थानीय अडी समुदाय के सम्मान में रखा गया है। ये अकेली रहने वाली मक्खियाँ हैं जो छत्ता बनाकर नहीं रहती। पूर्वी हिमालय का ये इलाका अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। ये मक्खियाँ जंगलों और फसलों में पॉलिनेशन बढ़ाकर पर्यावरण को बचाए रखने में मदद करती है। भारतीय नौसेना का INS सुदर्शनी 12 जुलाई 2026 को अमेरिका के बोस्टन पहुंचा है, जहां वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक परेड में शामिल हुआ। ये जहाज नौसेना के लोकयान 2026 अभियान का हिस्सा है। 12 से 15 जुलाई तक इस भारतीय जहाज को आम लोगों और पर्यटकों के देखने के लिए खोला गया है। बोस्टन से पहले ये जहाज 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में अमेरिकी आजादी की 250वीं एनिवर्सरी के जश्न और इंटरनेशनल नेवल रिव्यू का भी हिस्सा बना था। कोच्चि से शुरू हुई इस यात्रा के जरिए भारतीय नौसेना दुनिया भर में सामुदायिक कूटनीति और आपसी तालमेल को मजबूत कर रही है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित PMFME योजना छोटे फूड बिजनेस को बढ़ाने की एक बड़ी मुहिम है। 11 जुलाई 2026 तक इस योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड बिजनेस को लोन मंजूर कर बड़ी सहायता पहुंचाई है। इस योजना के लगभग 90% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिला उद्यमी हैं। इस योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये छोटे उद्योगों को ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए की भारी सब्सिडी दे रही है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और उड़ानें 18 जुलाई से शुरू होंगी। पहले फेज में पटना से राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर को जोड़ा गया है। पटना शहर की 10 मिनट की हवाई सैर का किराया मात्र 2100 रुपए है। इस सेवा से लोग बेहद कम समय में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और देश के सबसे पुराने मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन आसानी से कर सके। के तहत 15 और 16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री मुख्य भाषण देंगे। इसमें रोजगार के नए अवसरों और कामगारों की सुरक्षा पर चर्चा होगी। इससे पहले मई 2026 में केरल में शुरुआती बैठक हुई थी। इस मुख्य सम्मेलन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं भी भाग ले रही हैं। ये बैठक सदस्य देशों के बीच रोजगार नीतियों और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक साझा घोषणा पत्र के साथ समाप्त होगी। उदयपुर में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने एक बेहद दुर्लभ और अनोखे सांप को अपने कैमरे में कैद किया है। 12 जुलाई 2026 को उबेश्वर इलाके में देखे गए इस सांप का वैज्ञानिक नाम अहैतुल्ला लौदांकिया है, जिसे वाइन स्नेक भी कहा जाता है। ये सांप भारत का ही मूल निवासी है और पेड़ों पर रहता है। उदयपुर में लगभग 30 सहल के लंबे इंतजार के बाद इसे दोबारा देखा गया है। अरावली पहाड़ियों का ये क्षेत्र अपनी बेहतरीन बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सांप दिन में एक्टिव रहता है और हल्के जहर वाला होता है। 13 जुलाई 2026 को हल्द्वानी में राज्य की पहली GI प्रोडक्ट्स गैलरी की शुरुआत की है। इस गैलरी में राज्य के 30 से ज्यादा GI टैग वाले अनोखे उत्पादों जैसे मुनस्यारी राजमा और अल्मोड़ा लखौरी मिर्च को प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध ऐपन कला और तामता तांबे के बर्तन भी शामिल हैं। उत्तराखंड ने दिसंबर 2023 में एक ही दिन में 18 GI टैग पाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये गैलरी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को पहाड़ी धरोहर की जानकारी देगी, जिससे स्थानीय कारीगरों और किसानों की कमाई बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी ध्रुवा स्पेस को 60 करोड़ रुपए का बड़ा फंड मिला है। ये निवेश देश के 1600 करोड़ रुपए वाले सरकारी अंतरिक्ष फंड से दिया गया है और ध्रुव स्पेस इस फंड से मदद पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। इस फंड को आयन स्पेस की देखरेख में SADBI वेंचर कैपिटल द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस पैसे का उपयोग नए सैटेलाइट बनाने में होगा। हैदराबाद स्थित ये कंपनी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स और स्पेस मिशन से जुड़ी है। इस नए निवेश से भारत के निजी अंतरिक्ष मिशनों को एक नई उड़ान मिलेगी। कसने के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जुलाई 2026 तक चली इस 2 साल की बड़ी कार्रवाई में 1800 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड रोका गया और 12 लाख से ज्यादा चोरी के फोन बरामद किए गए। इससे पहले अगस्त 2025 में भी सरकार ने फर्जी दस्तावेज बेचने वाले 52,000 दुकानदारों को ब्लैकलिस्ट किया था और 40 लाख सिम कार्ड बंद किए थे। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हैदराबाद में पहली नेटवर्क सिक्योरिटी लैब खोली गई है, जो सिम फ्रॉड और साइबर अपराधों को पूरी तरह खत्म करेगी।
को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू कर दिया है। भारत 2028-29 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक सीट पर चुनाव लड़ेगा, जहां जून 2027 में उसका मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। भारत का शांति विजन शांति स्थापना, आतंकवाद के खात्मे, सुरक्षित समुद्री व्यापार और बहुपक्षीय सुधारों पर पूरी तरह केंद्रित है। 1945 से यूएन का संस्थापक सदस्य रहा भारत इस नए अभियान के जरिए वैश्विक सुरक्षा और विकास में एक बड़ी और मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है। महिलाओं के लिए 1 अगस्त 2026 से बसों में मुफ्त सफर करने के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। मुफ्त यात्रा के लिए मिलने वाली गुलाबी पेपर टिकटें 31 जुलाई तक ही मान्य होंगी। इसके बाद नया स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। राष्ट्रपति ने इसे मार्च 2026 में लॉन्च किया था और सरकार ने इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये कार्ड 12 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली निवासी महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों को उनके जरूरी पहचान दस्तावेजों के जरिए जारी किया जा रहा है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले सीमलेस ट्यूब्स और स्टील पाइप्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को आगे बढ़ा दिया है। अब ये प्रोटेक्टिव टैक्स 27 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा, जो 355.6 mm से कम व्यास वाले स्टील कंपोनेंट्स पर लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के DGTR ने एक सनसेट रिव्यू के बाद पाया कि इस ड्यूटी को हटाना घरेलू भारतीय उद्योगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये फैसला कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत भारतीय स्टील निर्माताओं को विदेशी बाजार के अनुचित कंपटीशन से बचाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII सोसाइटी की 28वीं महत्वपूर्ण बैठक 9 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने की, जो सोसाइटी के नए 3 साल के कार्यकाल की पहली आधिकारिक मीटिंग थी। ये स्वायत्त संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बैठक में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अगले 3 सालों का रोड मैप पास किया गया, जो जंगलों के तकनीकी प्रबंधन को मजबूत करेगा। ONGC ने 9 जुलाई 2026 को मैंगलोर में 1.75 मिलियन मीट्रिक टन का नया रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट संकट के समय भारत में कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करेगा, जिसे ISPRL कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में भारत के पास विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर को मिलाकर 5.3 मिलियन मेट्रिक टन तेल स्टोर करने की क्षमता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत यह विस्तार वैश्विक तनावों के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच देगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत के नेशनल रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए $890 मिलियन के बड़े फंड को मंजूरी दी है। ये भारी भरकम राशि देश की महत्वाकांक्षी PM सूर्याघर योजना को दी जाएगी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को कवर करना है। इस पैकेज में $820 मिलियन का मुख्य लोन शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट से देश में करीब 17 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये बड़ा निवेश विकसित भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने और क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। तमिलनाडु 52.3% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ उच्च शिक्षा में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये आंकड़ा देश के 30% के राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है, जहां 18 से 23 साल के सबसे ज्यादा युवा कॉलेज जा रहे हैं। राज्य में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट 53.1% रहा है, जो पिछले 3 साल से लगातार लड़कों से आगे चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के AIC सर्वे के अनुसार तमिलनाडु का ये बेहतरीन एजुकेशनल मॉडल देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है। देश के श्रीकाकुलम जिले को उड़ान स्कीम के तहत एक नया और पूर्ण विकसित हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान योजना का हिस्सा है, जिसके तहत छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जो 2 चरणों में कुल 1383 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। पड़ोसी विजयनगरम जिले का भोगापुरम एयरपोर्ट भी 98% तैयार है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कृषि भूमि को लेकर कुछ विरोध भी हो रहा है। भारत में 9 जुलाई 2026 को दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला इंसुलिन अविक्ली लॉन्च किया गया है। ये डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का प्रोडक्ट है। इसमें मौजूद इंसुलिन आइकोडेक शरीर में खून के प्रोटीन से जुड़कर हफ्ते भर काम करता है। इसके 700 यूनिट पेन की कीमत 26,611 रुपए रखी गई है। ये मौजूदा रोजाना वाले इंसुलिन के मुकाबले 30 से 40% तक सस्ता है। भारत में इसे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज के लिए मंजूरी मिली है, जिससे करोड़ों मरीजों को रोज सुई लगाने के डर से राहत मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने नेशनल हाईवे के पुलों की सुरक्षा के लिए IIT मद्रास और CDAC को एक बड़ा काम सौंपा है। ये दोनों संस्थान मिलकर नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को संभालेंगे, जो पुलों की मजबूती पर लाइव नजर रखेगा।
सरकार ने सभी एजेंसियों को 30 सितंबर 2026 तक देश के सभी पुलों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया है। साल 2022 के मोरबी और 2025 के गंभीरा पुल हादसों के बाद सुरक्षा को कड़ा करने और डेटा को एक जगह सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर में हाई सीज फिशरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत अब भारतीय जहाजों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यानी LOA लेना जरूरी होगा। हाई सीज का मतलब समुद्र का वो हिस्सा है जो देश की सीमा यानी 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे से बाहर होता है। इसके साथ ही 10 साल के ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन को भी शुरू किया गया है, जो मछुआरों की कमाई बढ़ाएगा। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री बी पटेल ने 9 जुलाई 2026 को गांधीनगर में राज्य की पहली ऐतिहासिक डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 को लॉन्च किया है। इस नई डिजिटल पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य में 6 लाख करोड़ का भारी निवेश लाना और 7.5 गीगावाट क्षमता के मेगा डेटा सेंटर स्थापित करना है। इन सेंटर्स को अपनी 51% बिजली रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी से लेनी होगी। बदले में इन्हें 20 साल तक ₹1 यूनिट की पावर सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र धोलेरा को इसका मुख्य हब बनाया गया है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य में 2 नए हाईटेक केबल लैंडिंग स्टेशंस भी बनेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने 9 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से ये शक्तिशाली ट्राइपार्टेट ACITI पार्टनरशिप लॉन्च की है। इस गठबंधन की घोषणा जोहान्सबर्ग G20 समिट में हुई थी, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी को मजबूत करना है। ये फ्रेमवर्क कनाडा का AI रिसर्च, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑस्ट्रेलिया का खनिज संसाधन भंडार एक साथ जोड़ेगा। साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट फाइनल किया है, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम मिल सकेगा। भारत सरकार ने 9 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। ये बड़ी टैक्स छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जो स्मार्टफोन स्क्रीन, लिथियम सेल और इंडक्टर कॉइल्स पर मिलेगी। इस छूट में वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल्स, NFC कॉइल्स और एडवांस्ड मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कच्चे माल भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय का ये फैसला भारत की PLI स्कीम को बढ़ावा देगा, जिससे देश में मोबाइल और लैपटॉप बनाना काफी सस्ता हो जाएगा। मंत्रालय ने 8 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 4.5 करोड़ पहुंच गई है। ये आंकड़ा 2014 के मुकाबले 31% ज्यादा है। इसमें 2.2 करोड़ लड़कियां हैं, जो पिछले 7 सालों से लड़कों से आगे चल रही हैं। देश में स्टेम यानी साइंस और टेक कोर्सेज में पढ़ने वालों की संख्या पहली बार 1.2 करोड़ के पार हो गई है, जिसमें 44% महिलाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 70% से अधिक छात्र प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और कुल शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 45% है। भारत और किर्गिस्तान ने सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए बिश्केक में एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल स्टडीज सेंटर खोला है। ये सेंटर भारत के CSIR और किर्गिस्तान की मनास नेशनल अकेडमी ने मिलकर दोनों देशों के महाकाव्यों पर रिसर्च के लिए बनाया है। उद्घाटन के दौरान दुनिया के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्यों में से एक मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी जारी किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री के यूरेशियन कल्चरल लिंकेजेस के दृष्टिकोण से जुड़ा है, जो दोनों देशों के बीच कूटनीति को मजबूत करेगा। भारत में बिजली की सबसे ज्यादा मांग अगले वित्त वर्ष 2027 में रिकॉर्ड 300 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। मई 2026 में ये मांग 271 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि देश की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता अभी 284 गीगावाट है। ग्रिड को संभालने के लिए भारत का बैटरी स्टोरेज 8.7 गीगावाट हो चुका है, जिसके इस साल के अंत तक 10 गीगावाट पार होने की उम्मीद है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के अनुसार 2035 तक देश में पंप स्टोरेज और बैटरी को मिलाकर 160 गीगावाट की कुल स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य है। तमिलनाडु 52.3% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ उच्च शिक्षा में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये आंकड़ा देश के 30% के राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है, जहां 18 से 23 साल के सबसे ज्यादा युवा कॉलेज जा रहे हैं। राज्य में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट 53.1% रहा है, जो पिछले 3 साल से लगातार लड़कों से आगे चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के AIC सर्वे के अनुसार तमिलनाडु का ये बेहतरीन एजुकेशनल मॉडल देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक चूजा नाजुक 40 दिनों को पार कर सुरक्षित बच गया है। इसके लिए जंप स्टार्ट तकनीक के तहत राजस्थान से उपजाऊ अंडा लाकर गुजरात की जंगली मादा के नीचे सेने के लिए रखा गया था। इस प्रजाति के दुनिया में 150 से भी कम पक्षी बचे हैं। राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर्स में अब तक 98 पक्षी तैयार किए जा चुके हैं।
ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में सबसे उच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसरो ने 6 जुलाई 2026 को महेंद्रगिरी में अपने शक्तिशाली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये इंजन LVM-3M7 मिशन के ऊपरी स्टेज के लिए तैयार किया गया है, जो बहुत कम तापमान पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ये इंजन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 समेत 8 सफल अभियानों में अपनी ताकत साबित कर चुका है। ये इंजन भारत के गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए सभी कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ह्यूमन रेटिंग को भी पास कर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई 2026 को देश में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए 3 बड़े सर्वे शुरू किए हैं। इनमें महंगाई का अनुमान लगाने वाला सर्वे और ग्रामीण व शहरी इलाकों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शामिल है। इन सर्वे से मिला डेटा 3 से 5 अगस्त 2026 को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में इनपुट की तरह इस्तेमाल होगा। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा देश में ब्याज दरें यानी रेपो रेट तय करने और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद करेगा। ICMR हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भारत का पहला समर्पित हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर खोलने जा रहा है। केलांग में बनने वाला ये सेंटर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन यानी ऊंचे और ठंडे पहाड़ी इलाकों में कम ऑक्सीजन से सेहत पर पड़ने वाले असर की रिसर्च करेगा। समुद्र तल से 2500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों को हाई एल्टीट्यूड माना जाता है, जहां अक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये सेंटर सेना के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज और DRDO के साथ मिलकर काम करेगा, जो सीमा पर तैनात जवानों की सेहत के लिए बेहद मददगार हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने देश के 10 प्रमुख रूटों पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों का ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 37 हाइड्रोजन बसें और ट्रक चलाए जाएंगे, जिन्हें रिफ्यूलिंग के लिए रास्तों में 9 विशेष हाइड्रोजन स्टेशन मिलेंगे। इस पूरे ट्रायल के लिए सरकार ने 208 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ये कदम भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जो देश के बड़े कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई 3 बहुमूल्य मूर्तियों को भारत वापस लौटाने की आधिकारिक घोषणा की है। इनमें 11वीं सदी का चोलकालीन कांस्य त्रिशूल, ग्रेनाइट के नंदी और 12वीं सदी की 6 सिर वाले कार्तिकेय की मूर्ति शामिल है। ये वापसी दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत हो रही है, जिसकी जांच तमिलनाडु की स्पेशल आइडल विंग ने की थी। ये ऐतिहासिक चोल राजवंश की शानदार कला का हिस्सा है। बदले में भारत भी ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस पूर्वज के अवशेष ऑस्ट्रेलिया को सौंपेगा। भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ने 9 जुलाई 2026 को कर्नाटक के गुंडलुपेट में थोरियम के बड़े भंडारों की खोज की है। ये खोज लगभग 700 एकड़ जमीन पर की गई है, जिसमें से 20 एकड़ क्षेत्र को माइनिंग नीलामी के लिए मुख्य कोर जोन चुना गया है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है। भारत में ये मुख्य रूप से समुद्री तटों की मोनाजाइट सैंड्स में भारी मात्रा में पाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करने वाला GSI देश में नए खनिजों की खोज करता है, जिससे भारत के परमाणु ईंधन प्रोग्राम को बड़ी ताकत मिलेगी। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समुद्र की विशाल स्पर्म वेल के बातचीत करने के तरीकों को सफलतापूर्वक डिकॉड कर लिया है। इस ऐतिहासिक रिसर्च में वेल की 156 अलग अलग आवाजें खोजी गई हैं, जो एक इंसानी फोनेटिक अल्फाबेट या वर्णमाला की तरह काम करती हैं। वेल पर नजर रखने के लिए हार्वर्ड के इंजीनियरों ने एक हाई टेक बायोलॉगर और पानी के नीचे चलने वाला शांत ऑटोनोमस ग्लाइडर बनाया है। रिसर्च के अनुसार अलग अलग समुद्रों में रहने वाली व्हेलों की क्षेत्रीय बोलियां भी इंसानों की तरह अलग होती हैं, जिसे प्रोजेक्ट CET ट्रैक कर। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में 158 साल से लापता एक बेहद दुर्लभ हिमालयी फूल को दोबारा खोजने में सफलता पाई है। इस फूल का नाम साइनैंथस हुकराई है, जिसे आखिरी बार ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री जोसेफ डाल्टन हुकर ने 1867 में देखा था। बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की टीम ने इस पौधे को खोजा है, जिसकी रिपोर्ट प्रसिद्ध ऑरिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है। जंगल में इसके 50 से भी कम पौधे बचे हैं, इसलिए इसे भारत में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई। जुलाई 2026 को भारत का पहला निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये थीम बेस्ड इंडेक्स उन कंपनियों को बाहर रखता है जो जीव हिंसा या जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले बिजनेस मॉडल से जुड़ी हैं। इस इंडेक्स की आधार तारीख 1 अप्रैल 2016 और बेस वैल्यू 1000 रखी गई है, जो पब्लिक ट्रेडिंग शेयर्स के आधार पर काम करेगा। ये नया फ्रेमवर्क एसेट मैनेजर्स के लिए ETFs और इंडेक्स फंड लॉन्च करने का आधार बनेगा, जिससे लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार निवेश कर सकेंगे। ने देश की पैदल सेना को घातक बनाने के लिए 450 कार्ल गस्टफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स खरीदने का प्रस्ताव जारी किया है। स्वीडन की साप कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया ये नया संस्करण 7 किलोग्राम से भी कम का है,
जो पुराने मॉडल से काफी हल्का और पोर्टेबल है। मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण हरियाणा के झज्जर में होगा, जो 100% FDI के साथ भारत की पहली पूर्ण विदेशी रक्षा विनिर्माण यूनिट है। ये आधुनिक हथियार -20 से 50 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान में भी काम कर सकता है, जिससे हिमालय राजस्थान दोनों पर तैनात किया जा सकेगा। 10 जुलाई 2026 को देश के करीब 15,000 पवित्र जंगलों को बचाने के लिए 3,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस 5 वर्षीय योजना का नाम आस्था वन संरक्षण योजना है, जिसे नेशनल कैंपा फंड की मदद से पूरा किया जाएगा। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसके साथ ही मैंग्रोव संरक्षण मिष्टी योजना को भी 500 करोड़ के साथ 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ये आस्था वन हमारी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और पारंपरिक पर्यावरण विरासत के अहम हिस्से हैं, जिन्हें अब सरकारी संरक्षण मिलेगा। ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 20,648 रुपए करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। अब तक महिलाओं को 4 किस्तें मिल चुकी हैं और अगस्त 2026 में राखी पूर्णिमा के मौके पर 5,000 रुपए की 5वीं किस्त जारी की जाएगी। इस योजना के तहत 21 to 60 ईयर्स की महिलाओं को 5 साल में कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2 सालाना किस्तों में दी जा रही है। अधिकारियों को 25 जुलाई 2026 तक बचे हुए सभी आवेदनों का फील्ड वेरिफिकेशन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जापानी स्पेस एजेंसी JAXA ने अपने पहले रीयूजेबल प्रायोगिक रॉकेट RV-X का सफल टेस्ट फ्लाइट पूरा कर लिया है। इस टेस्ट के दौरान रॉकेट करीब 11 मीटर्स ऊपर गया, हवा में क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा और सुरक्षित वर्टिकल लैंडिंग की। इस रॉकेट का विकास 2016 में शुरू हुआ था, जिसके इंजन के 160 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। रीयूजेबल रॉकेट तकनीक में SpaceX दुनिया में आगे है। जापान का लक्ष्य अर्ली 2030s तक अपने मुख्य H3 रॉकेट को इन बेहद कम लागत वाले रीयूजेबल रॉकेट से बदलने का है। दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई 2026 को 75 CM श्री स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया है। इस प्रोजेक्ट को IGL अपने CSR फंड से सपोर्ट करेगा, जिसके जरिए सभी 75 स्कूलों को मिलाकर सालाना करीब 50 करोड़ लीटर पानी बचाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कैच द रेन अभियान का हिस्सा है, जिसमें कम लागत वाला एहसास मॉडल इस्तेमाल होगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड से मंजूरी मिली हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार भविष्य में इस मॉडल को 800 स्कूलों में बढ़ाया जाएगा, ताकि सभी 1000 सरकारी स्कूल जीरो वेस्ट कैंपस बन सकें। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलते हुए द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ यानी 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक मुलाकात में 10 बड़े समझौते साइन हुए हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड भारत में 20 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश भी करेगा। 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और क्लीन एनर्जी क्षेत्र में नया इतिहास रचेगी। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2026 से यूके से आने वाली गाड़ियों पर भारी कस्टम ड्यूटी छूट देने के नियमों को लागू कर दिया है। दोनों देशों के फ्री ट्रेड समझौते सीटा के तहत गाड़ियों पर लगने वाली 110% ड्यूटी को धीरे धीरे घटाकर सिर्फ 10% किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत DGFT ने बताया कि इसके लिए केवल प्रमाणित वाहन निर्माताओं और डीलर्स को ही कोटा आवंटित किया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ पेट्रोल डीजल कारों को छूट मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन वाहनों के लिए टैक्स छूट 6ठे साल से शुरू होगी। महिलाओं के लिए 1 अगस्त 2026 से बसों में मुफ्त सफर करने के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। मुफ्त यात्रा के लिए मिलने वाली गुलाबी पेपर टिकटें 31 जुलाई तक ही मान्य होंगी। इसके बाद नया स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। राष्ट्रपति ने इसे मार्च 2026 में लॉन्च किया था और सरकार ने इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये कार्ड 12 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली निवासी महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों को उनके जरूरी पहचान दस्तावेजों के जरिए जारी किया जा रहा है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले सीमलेस ट्यूब्स और स्टील पाइप्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को आगे बढ़ा दिया है। अब ये प्रोटेक्टिव टैक्स 27 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा, जो 355.6 mm से कम व्यास वाले स्टील कंपोनेंट्स पर लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के DGTR ने एक सनसेट रिव्यू के बाद पाया कि इस ड्यूटी को हटाना घरेलू भारतीय उद्योगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये फैसला कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत भारतीय स्टील निर्माताओं को विदेशी बाजार के अनुचित कंपटीशन से बचाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII सोसाइटी की 28वीं महत्वपूर्ण बैठक 9 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने की, जो सोसाइटी के नए 3 साल के कार्यकाल की पहली आधिकारिक मीटिंग थी। ये स्वायत्त संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बैठक में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अगले 3 सालों का रोड मैप पास किया गया,
जो जंगलों के तकनीकी प्रबंधन को मजबूत करेगा। ओएनजीसी ने 9 जुलाई 2026 को मैंगलोर में 1.75 मिलियन मीट्रिक टन का नया रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट संकट के समय भारत में कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करेगा, जिसे ISPRL कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में भारत के पास विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर को मिलाकर 5.3 मिलियन मेट्रिक टन तेल स्टोर करने की क्षमता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत यह विस्तार वैश्विक तनावों के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच देगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत के नेशनल रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए $890 मिलियन के बड़े फंड को मंजूरी दी है। ये भारी भरकम राशि देश की महत्वाकांक्षी PM सूर्याघर योजना को दी जाएगी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को कवर करना है। इस पैकेज में $820 मिलियन का मुख्य लोन शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट से देश में करीब 17 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये बड़ा निवेश विकसित भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने और क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। तमिलनाडु 52.3% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ उच्च शिक्षा में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये आंकड़ा देश के 30% के राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है, जहां 18 से 23 साल के सबसे ज्यादा युवा कॉलेज जा रहे हैं। राज्य में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट 53.1% रहा है, जो पिछले 3 साल से लगातार लड़कों से आगे चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के AIC सर्वे के अनुसार तमिलनाडु का ये बेहतरीन एजुकेशनल मॉडल देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है। देश के श्रीकाकुलम जिले को उड़ान स्कीम के तहत एक नया और पूर्ण विकसित हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान योजना का हिस्सा है, जिसके तहत छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो 2 चरणों में कुल 1383 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। पड़ोसी विजयनगरम जिले का भोगापुरम एयरपोर्ट भी 98% तैयार है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कृषि भूमि को लेकर कुछ विरोध भी हो रहा है। भारत में 9 जुलाई 2026 को दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला इंसुलिन अविक्ली लॉन्च किया गया है। ये डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का प्रोडक्ट है। इसमें मौजूद इंसुलिन आइकोडेक शरीर में खून के प्रोटीन से जुड़कर हफ्ते भर काम करता है। इसके 700 यूनिट पेन की कीमत 26,611 रुपए रखी गई है। ये मौजूदा रोजाना वाले इंसुलिन के मुकाबले 30 से 40% तक सस्ता है। भारत में इसे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज के लिए मंजूरी मिली है, जिससे करोड़ों मरीजों को रोज सुई लगाने के डर से राहत मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने नेशनल हाईवे के पुलों की सुरक्षा के लिए IIT मद्रास और CDAC को एक बड़ा काम सौंपा है। ये दोनों संस्थान मिलकर नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को संभालेंगे, जो पुलों की मजबूती पर लाइव नजर रखेगा। सरकार ने सभी एजेंसियों को 30 सितंबर 2026 तक देश के सभी पुलों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया है। साल 2022 के मोरबी और 2025 के गंभीरा पुल हादसों के बाद सुरक्षा को कड़ा करने और डेटा को एक जगह सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर में हाई सीज फिशरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत अब भारतीय जहाजों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यानी LOA लेना जरूरी होगा। हाई सीज का मतलब समुद्र का वो हिस्सा है जो देश की सीमा यानी 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे से बाहर होता है। इसके साथ ही 10 साल के ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन को भी शुरू किया गया है, जो मछुआरों की कमाई बढ़ाएगा। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री B पटेल ने 9 जुलाई 2026 को गांधीनगर में राज्य की पहली ऐतिहासिक डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 को लॉन्च किया है। इस नई डिजिटल पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य में 6 लाख करोड़ का भारी निवेश लाना और 7.5 गीगावाट क्षमता के मेगा डेटा सेंटर स्थापित करना है। इन सेंटर्स को अपनी 51% बिजली रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी से लेनी होगी। बदले में इन्हें 20 साल तक ₹1 यूनिट की पावर सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र धोलेरा को इसका मुख्य हब बनाया गया है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य में 2 नए हाईटेक केबल लैंडिंग स्टेशन भी बनेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने 9 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से ये शक्तिशाली ट्राइपार्टेट ACITI पार्टनरशिप लॉन्च की है। इस गठबंधन की घोषणा जोहान्सबर्ग G20 समिट में हुई थी, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी को मजबूत करना है। ये फ्रेमवर्क कनाडा का AI रिसर्च, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑस्ट्रेलिया का खनिज संसाधन भंडार एक साथ जोड़ेगा। साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट फाइनल किया है, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम मिल सकेगा। भारत सरकार ने 9 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। ये बड़ी टैक्स छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जो स्मार्टफोन स्क्रीन, लिथियम सेल और इंडक्टर कॉइल्स पर मिलेगी।
इस छूट में वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल्स, NFC कॉइल्स और एडवांस्ड मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कच्चे माल भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय का ये फैसला भारत की PLI स्कीम को बढ़ावा देगा, जिससे देश में मोबाइल और लैपटॉप बनाना काफी सस्ता हो जाएगा। मंत्रालय ने 8 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 4.5 करोड़ पहुंच गई है। ये आंकड़ा 2014 के मुकाबले 31% ज्यादा है। इसमें 2.2 करोड़ लड़कियां हैं, जो पिछले 7 सालों से लड़कों से आगे चल रही हैं। देश में स्टेम यानी साइंस और टेक कोर्सेज में पढ़ने वालों की संख्या पहली बार 1.2 करोड़ के पार हो गई है, जिसमें 44% महिलाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 70% से अधिक छात्र प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और कुल शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 45% है। भारत और किर्गिस्तान ने सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए बिश्केक में एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल स्टडीज सेंटर खोला है। ये सेंटर भारत के CSIR और किर्गिस्तान की मनास नेशनल एकेडमी ने मिलकर दोनों देशों के महाकाव्यों पर रिसर्च के लिए बनाया है। उद्घाटन के दौरान दुनिया के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्यों में से एक मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी जारी किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री के यूरेशियन कल्चरल लिंकेजेस के दृष्टिकोण से जुड़ा है, जो दोनों देशों के बीच कूटनीति को मजबूत करेगा। भारत में बिजली की सबसे ज्यादा मांग अगले वित्त वर्ष 2027 में रिकॉर्ड 300 जिगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। मई 2026 में ये मांग 271 जिगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि देश की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता अभी 284 जिगावाट है। ग्रिड को संभालने के लिए भारत का बैटरी स्टोरेज 8.7 जिगावाट हो चुका है, जिसके इस साल के अंत तक 10 गिगावाट पार होने की उम्मीद है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के अनुसार 2035 तक देश में पंप स्टोरेज और बैटरी को मिलाकर 160 जिगावाट की कुल स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य है। तमिलनाडु 52.3% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ उच्च शिक्षा में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये आंकड़ा देश के 30% के राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है, जहां 18 से 23 साल के सबसे ज्यादा युवा कॉलेज जा रहे हैं। राज्य में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट 53.1% रहा है, जो पिछले 3 साल से लगातार लड़कों से आगे चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के AIC सर्वे के अनुसार तमिलनाडु का ये बेहतरीन एजुकेशनल मॉडल देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक चूजा नाजुक 40 दिनों को पार कर सुरक्षित बच गया है। इसके लिए जंप स्टार्ट तकनीक के तहत राजस्थान से उपजाऊ अंडा लाकर गुजरात की जंगली मादा के नीचे सेने के लिए रखा गया था। इस प्रजाति के दुनिया में 150 से भी कम पक्षी बचे हैं। राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर्स में अब तक 98 पक्षी तैयार किए जा चुके हैं। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में सबसे उच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसरो ने 6 जुलाई 2026 को महेंद्रगिरी में अपने शक्तिशाली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये इंजन LVM-3M7 मिशन के ऊपरी स्टेज के लिए तैयार किया गया है, जो बहुत कम तापमान पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ये इंजन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 समेत 8 सफल अभियानों में अपनी ताकत साबित कर चुका है। ये इंजन भारत के गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए सभी कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ह्यूमन रेटिंग को भी पास कर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई 2026 को देश में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए 3 बड़े सर्वे शुरू किए हैं। इनमें महंगाई का अनुमान लगाने वाला सर्वे और ग्रामीण व शहरी इलाकों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शामिल है। इन सर्वे से मिला डेटा 3 से 5 अगस्त 2026 को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में इनपुट की तरह इस्तेमाल होगा। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा देश में ब्याज दरें यानी रेपो रेट तय करने और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद करेगा। ICMR हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भारत का पहला समर्पित हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर खोलने जा रहा है। केलांग में बनने वाला ये सेंटर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन यानी ऊंचे और ठंडे पहाड़ी इलाकों में कम ऑक्सीजन से सेहत पर पड़ने वाले असर की रिसर्च करेगा। समुद्र तल से 2500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों को हाई एल्टीट्यूड माना जाता है, जहां अक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये सेंटर सेना के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज और DRDO के साथ मिलकर काम करेगा, जो सीमा पर तैनात जवानों की सेहत के लिए बेहद मददगार हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने देश के 10 प्रमुख रूटों पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों का ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 37 हाइड्रोजन बसें और ट्रक चलाए जाएंगे, जिन्हें रिफ्यूलिंग के लिए रास्तों में 9 विशेष हाइड्रोजन स्टेशन मिलेंगे। इस पूरे ट्रायल के लिए सरकार ने 208 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ये कदम भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है,
जो देश के बड़े कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई 3 बहुमूल्य मूर्तियों को भारत वापस लौटाने की आधिकारिक घोषणा की है। इनमें 11वीं सदी का चोलकालीन कांस्य त्रिशूल, ग्रेनाइट के नंदी और 12वीं सदी की 6 सिर वाले कार्तिकेय की मूर्ति शामिल है। ये वापसी दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत हो रही है, जिसकी जांच तमिलनाडु की स्पेशल आइडल विंग ने की थी। ये ऐतिहासिक चोल राजवंश की शानदार कला का हिस्सा है। बदले में भारत भी ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस पूर्वज के अवशेष ऑस्ट्रेलिया को सौंपेगा। भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ने 9 जुलाई 2026 को कर्नाटक के गुंडलुपेट में थोरियम के बड़े भंडारों की खोज की है। ये खोज लगभग 700 एकड़ जमीन पर की गई है, जिसमें से 20 एकड़ क्षेत्र को माइनिंग नीलामी के लिए मुख्य कोर जोन चुना गया है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है। भारत में ये मुख्य रूप से समुद्री तटों की मोनाजाइट सैंड्स में भारी मात्रा में पाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करने वाला GSI देश में नए खनिजों की खोज करता है, जिससे भारत के परमाणु ईंधन प्रोग्राम को बड़ी ताकत मिलेगी। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समुद्र की विशाल स्पर्म वेल के बातचीत करने के तरीकों को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया है। इस ऐतिहासिक रिसर्च में वेल की 156 अलग अलग आवाजें खोजी गई हैं, जो एक इंसानी फोनेटिक अल्फाबेट या वर्णमाला की तरह काम करती हैं। वेल पर नजर रखने के लिए हार्वर्ड के इंजीनियरों ने एक हाई टेक बायोलॉगर और पानी के नीचे चलने वाला शांत ऑटोनोमस ग्लाइडर बनाया है। रिसर्च के अनुसार अलग अलग समुद्रों में रहने वाली व्हेलों की क्षेत्रीय बोलियां भी इंसानों की तरह अलग होती हैं, जिसे प्रोजेक्ट CET ट्रैक कर। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में 158 साल से लापता एक बेहद दुर्लभ हिमालयी फूल को दोबारा खोजने में सफलता पाई है। इस फूल का नाम साइनैंथस हुकराई है, जिसे आखिरी बार ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री जोसेफ डाल्टन हुकर ने 1867 में देखा था। बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की टीम ने इस पौधे को खोजा है, जिसकी रिपोर्ट प्रसिद्ध ऑरिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है। जंगल में इसके 50 से भी कम पौधे बचे हैं, इसलिए इसे भारत में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई। कंट्रोल करने वाली संस्था NPPA ने 39 नई दवाओं के फॉर्मुलेशन की अधिकतम रिटेल कीमत तय कर दी है। इन दवाओं में डायबिटीज, कैंसर, HIV और दिल की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाएं शामिल हैं। हार्ट अटैक के इलाज में काम आने वाले क्लॉट बस्टिंग टेनेक्टप्लेस इंजेक्शन की रिटेल कीमत 60,238 रुपए प्रति वॉयल तय की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत DPCO 2013 के इन नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।